हेलो हेलो हेलो। हाय जी, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का कैरियर एकेडमी कुंडा के इस प्यारे से यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आज हमारे पास लेक्चर नंबर 5। आज हम लेक्चर नंबर 5 के बारे में बात करने वाले हैं और इसके अंतर्गत हम बात करने वाले हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बट निरक्षीय स्थिति में क्या होती है। इसके पहले वाले हमने अक्षीय स्थिति में देखा था। ठीक है, थोड़ा सा एसी मेरा नीचे हो गया, इसको ऊपर कर देते हैं, हवा नहीं लग रही हमको। हाँ भाई ठीक, चलो तो ये हो गया। अब उसके बाद आज की क्लास में इसको हम डिस्कस करने वाले बहुत ही सीरियस तरीके से बट मजेदार फंडामेंटल के साथ, मजेदार मसाले के साथ। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो डेली क्लास आपको मिलती है कितने बजे भैया? आपकी इंटर क्लास डेली आपको मिलती है 7 बजे। कितने बजे? 7 बजे। तो आप सभी बच्चे, मेरे सभी साथी लोग डेली शाम को 7 बजे कैरियर एकेडमी कुंडा की प्यारे चैनल पे लाइव आया करो और मस्त तरीके से पढ़ाई किया करो अपनी अपनी। और कोई डाउट रहा करे, कोई प्रॉब्लम रहा करे तो उससे आप कमेंट कर सकते हो। हम कमेंट पढ़ते हैं और सबके कमेंट का रिप्लाई भी करते हैं। हो सकता है 2-4 घंटे बाद रिप्लाई है, बट आएगा जरूर आपका रिप्लाई। जब भी समय मिलेगा रिप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की मजेदार क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और टुडे गोल, तो आज का गोल, तो आज का गोल है हमारे पास क्या पढ़ना है हमको? निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो पढ़ना है, बट हमारे पास शर्त है। शर्त क्या है? कि जो स्थिति वो कैसी है? निरक्षीय है। कैसी है? निरक्षीय है। अगर आपने इसके पहले की क्लास को नहीं देखा होगा तो थोड़ा सा आपको मुसीबत आएगी। मैं तो यहां पे मेंशन कर दूंगा, लेकिन अगर आप पिछली क्लास को देखोगे तो ये क्लास आपको बहुत ही ज्यादा उम्दा लगेगी, एकदम खतरनाक वाली समझ में आएगी। बस क्योंकि वहां का कुछ चीजें यहाँ पर ऐड हुई हैं। सबसे पहले बाबूजी कुछ बात करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ? निरक्ष। क्या लिखा हुआ है? निरक्ष। थोड़ा सा मैं अपनी पेन को मारता हूँ डिजाइन में और आ जाइए आ जाइए, आ जाओ ये। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हम पेन को डिजाइन मार दिए हैं। अब उसके बाद आगे का कार्यक्रम करते हैं। अरे भाई क्यों रेस हो रहा है बाबू? हाँ, तो सबसे पहले हम समझते हैं निरक्षीय का मतलब क्या होता है। सबसे पहली तो बात, तो इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नॉन एक्सियल। क्या बोलते हैं? नॉन एक्सियल बोलते हैं। देखो AXIS, एक्सिस, एक्सिस का मतलब अक्ष, बट उसके आगे क्या लिखा है? नॉन, तो इसको बोलते हैं नॉन एक्सियल। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू द नॉन एक्सियल पोजीशन, मतलब कि निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। ये सोचिए आप 2024, ये इस साल जो पेपर हुआ उसमें 2024, 20, 17, 10, 9, 8 सभी एग्जाम में, इतने सारे एग्जामों में ये पेपर में प्रश्न के रूप में आ चुका है। अच्छा एक बात और, यहाँ पे जो निरक्षीय स्थिति लिखा है ना, एक बार शायद 2017 के एग्जाम में आया था ये। वहां पे निरक्षीय स्थिति को ना दे करके वहां पे दिया था कि द्विध्रुव के लंबवर्धक, द्विध्रुव के लंबवर्धक। तो सुनना ध्यान से, तो द्विध्रुव क्या होता है? कल बताया था कि जब दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो इस प्रकार बने निकाय को द्विध्रुव कहते हैं। तो लंबवर्धक तो मतलब लंब हो, तो ये लंब है, और अर्धक मतलब आधा करने वाले, देखो बीचों बीच में ना, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लंबवर्धक भी बोलते हैं, बट ज्यादातर आपको निरक्षीय मिलेगा। दूसरी बात, निरक्षीय का मतलब क्या होता है? एक होता है अक्षीय और एक होता है निरक्षीय। तो जब एक्सिस पे हो, जब अक्ष पे हो, तो उसको बोलते हैं अक्षीय स्थिति। बट जब दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली, मतलब कि यहाँ पे अगर मेरे पास द्विध्रुव है तो दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा है, अगर इस रेखा पर कोई बिंदु होगा तो उसको बोलेंगे अक्षीय स्थिति। लेकिन इस रेखा के लंबवत, चाहे ऊपर चाहे नीचे, जब लंबवत कोई बिंदु, जैसे मान लो यहाँ पर कोई बिंदु है, यहाँ पर कोई बिंदु है, तो इसको बोलेंगे निरक्षीय स्थिति। तो इसका मतलब हम यहाँ पे या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे क्या निकालने वाले? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? एकदम बेसिक सीधी आसान। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे पास सेम टॉपिक हुई है कि निरक्षीय स्थिति विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या बनाएंगे? सबसे पहले हम यहाँ पे बनाएंगे डाइपोल। डाइपोल, व्हाट इज डाइपोल? डाइपोल क्या होता है? विद्युत ध्रुव क्या होता है? जब दो बराबर और विपरीत आवेश। तो मैं यहाँ पे डायग्राम पहले बनाता हूँ, बहुत प्यारा सा, बहुत खतरनाक सा। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये तो एक हमारे पास डायग्राम बन जाएगा। फिर एक में थोड़ा ज्यादा बड़ा बन गया, छोटा छोटा बनाते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक आवेश रख दिया मैंने, एक आवेश को मैंने मान लिया कि कुछ यहाँ पे इस प्रकार से रखा हुआ है, और फिर मैंने बहुत ही प्यारी वाली लाइन बना दिया। ठीक है,
कुछ इस प्रकार से ऐसे करके। आई होप मेरी बात को आप समझे होंगे। ये मैंने क्या बनाया, द्विध्रुव। क्या बनाया, द्विध्रुव। बाबूजी द्विध्रुव का एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे कि NaCl, जैसे कि HCl, जैसे कि H2O, जैसे HBr, है ना, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ये सब क्या द्विध्रुव के एग्जाम्पल है। फिर से मच्छर आ गया, तो इसकी मेरी दोस्ती हो गई है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास क्या एक पॉजिटिव चार्ज है, इसका नाम मैंने क्या बोल दिया, प्लस। क्या बोल दिया, प्लस। यहाँ पर एक निगेटिव चार्ज, इसका नाम क्या है, माइनस है। क्या है इसका नाम, माइनस है, तो इस प्रकार का है। अच्छा आइए, यहाँ पे हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे हमारे पास माइनस क्यू चार्ज है। इस वाले पॉइंट का नाम मैंने बहुत प्यार से ए रख दिया, और इस वाले पॉइंट का नाम मैंने बहुत प्यार से बी रख दिया। और मैंने बोला कि यहाँ से यहाँ तक के बीच की जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक के जो बीच की दूरी कितनी होती है, 2l होती है। अब आपको समझ में आया होगा कि मैं 2l क्यों माना हूं, क्योंकि जब इसको हम आधा करेंगे तो हमें आसान हो जाता है, और अगर आप L मानोगे और फिर आधा करोगे तो L/2 रखना पड़ता, तो थोड़ा कठिन हो जाती है कैलकुलेशन, तो आसान बनाने के लिए फिर मैं क्या करूंगा कि दोनों को मिलाने वाली रेखा, तो मैं ऐसे मिलाने वाली एक रेखा खींच दिया, ठीक है। और इस रेखा के लंबवत जाना है, तो चाहे ऊपर जाओ चाहे नीचे, तो नीचे हम नहीं जाएंगे, नीचे गंदे लोग जाते हैं, तो हम लोग अच्छे लोग हैं, तो कहां जाएंगे, ऊपर। जब ऊपर जाएंगे तो अब की बार पेन का कलर चेंज कर देता हूं और डॉट डॉट लाइन ले लूंगा। तो मैंने बोला कि यहां से ऐसे कुछ बिंदु पर, दूरी पर एक बिंदु है, सीधा हो जाओ, सीधा सीधा सीधा, ये ठीक है। तो यहां पर एक बिंदु क्या है, P है। यहां पर ये वाला जो पॉइंट है मेरे पास, इसका नाम क्या है, P है। P मतलब प्रिया पाल, ठीक है, एक लड़की स्टूडेंट है हमारी, तो उसका नाम पे मैंने इसका नाम क्या रख दिया, P रख दिया। फिर मैंने क्या करना है कि ये जो हमारे पास यहाँ पे चार्ज है, इस चार्ज का नाम क्या है, प्लस का Q। ये क्या है, प्लस का Q। और यहाँ पे चार्ज, इसका नाम क्या है, माइनस का Q। तो इस प्लस चार्ज के कारण बिंदु P पे तीव्रता निकालेंगे, माइनस चार्ज के कारण बिंदु P पे तीव्रता निकालेंगे, और जो दोनों तीव्रताएं आएंगी उनकी नेट तीव्रता निकालेंगे, बस हो गया, ठीक है। चलो तो आ जाओ, फिर से हम लोग आ जाते हैं। अरे यार तुम कहां से आ गए भाई, डिलीट डिलीट, इरेज इरेज, है नहीं हो रहा है, चलो जान दो, कोई दिक्कत नहीं, बिंदी है। चलो आ जाओ, अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, इसको मिला देते हैं थोड़ा से। जब मैंने इसको यहाँ से क्या कर दिया, क्यों मिला रहा हूं, क्योंकि जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है वहां से मुझे डिस्टेंस भी तो पता होनी चाहिए, तो इसलिए। और उसके बाद मैं इस वाले पॉइंट को ऐसे मिला दूंगा यहाँ पे, तो ये हमारे पास इस वाले पॉइंट पे आ जाएगा। क्लियर हुआ इतना, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि जो हमारे पास ये वाला पॉइंट था, इसका नामकरण करने में मैंने क्या रख दिया, इसका नामकरण मैंने रख दिया O। क्या रख दिया, O। ये वाला बिंदु A है, वो वाला बिंदु B है, ये वाला बिंदु P है, ये वाला बिंदु O है। अच्छा बाबूजी, अगर पूरी लंबाई L है तो ये बीच में है, तो इसका मतलब यहां से यहां तक ये क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, यहां से यहां तक ये क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। और मैंने माना कि विद्युत ध्रुव से लंबवत परपेंडिकुलर R दूरी पर, तो इसका मतलब जो बिंदु P है ना मेरे पास, यहां से यहां तक की बीच की दूरी क्या मान लिया मैंने, R मान लिया। क्या मान लिया, R मान लिया। अब इस बिंदु P पर हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब आ जाइए जरा आप लोग, जैसे कि आपने पढ़ रखा है चीजों को कि अगर हमारे पास प्लस चार्ज है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो तो भी मैं डिस्कस करूंगा, बट किस दिशा में होगा वो पहले डिस्कस करेंगे। बाबूजी निरक्षीय स्थिति में डेरिवेशन है पूरा है, जान लो, मतलब पूरा डायग्राम है, जिसको डायग्राम आ गया ना उसको ऐसे ऐसे कर देगा, जिसको नहीं आएगा ऐसे भी करेगा तब भी नहीं आएगा, ठीक है ना, हाँ समझना मेरी बात को। तो यहाँ पे प्लस चार्ज है, और प्लस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कहीं पर वो बाहर की ओर होता है। कहाँ होता है, बाहर की ओर होता है। तो यहाँ पे जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे, कलर इसका कर देते हैं ये वाला, जब इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे तो कहां जाएगा, बाहर की ओर, मतलब ये कुछ इस प्रकार का जाएगा। लेकिन अगर माइनस कारण निकालोगे तो अंदर की ओर, इनवर्ड होता है, इसका आउटवर्ड होता है, तो इसका मतलब है अंदर की ओर होगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अंदर की ओर, मतलब कुछ इस प्रकार से होगा, ये ऐसे, ठीक है। तो मैंने इसको ऐसे बना दिया। आई होप मेरी बात आपको समझ में आई होगी। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लस क्यू, इसके कारण जो इधर जा रहा है इसका मैंने प्यार से नाम दे दिया E1। क्या दे दिया, E1। इस वाले का नाम मैंने प्यार से क्या दे दिया, E2। क्या दे दिया, E2। अगर लास्ट क्लास आपने हमसे पढ़ा होगा तो मैंने उसमें बताया है कि जो विद्युत क्षेत्र वो एक प्रकार की वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। और बाबू जब दो सदिश राशि किसी बिंदु पर होना तो उनका हम नेट मान निकालते हैं। तो नेट मान निकालने के लिए
क्या करना पड़ेगा, सुनना ध्यान से, नेट मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनका हमको रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, रिजल्टेंट। सुनो एक एग्जांपल दूं, समझ जाओगे बहुत प्यार से। देखो मान लो हमारे पास यहाँ पे एक डिब्बा है और इस डिब्बे को एक इधर व्यक्ति बल लगा रहा है, एक व्यक्ति इधर बल लगा रहा है। इस व्यक्ति का नाम क्या है, सिंटू। क्या नाम है, सिंटू। और इस व्यक्ति का नाम क्या है, पिंटू। तो हमारे पास दो मेरे दोस्त हैं, एक का नाम सिंटू, एक का नाम पिंटू। जब ये दोनों बल लगाएंगे तो जरा बताओ ये जो ब्लॉक है कहां जाएगा, ये ब्लॉक ना तो उधर जाएगा ना इधर जाएगा, ये ब्लॉक ऐसे होके ऐसे जाएगा। भाई यार बल तो इधर उधर लग रहे थे, इधर ब्लॉक क्यों गया, क्योंकि इधर उनका क्या था, रिजल्टेंट था। क्या था, रिजल्टेंट था। तो अगर ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो इसका रिजल्टेंट आएगा इसका जो रिजल्टेंट है कहाँ आएगा, इसके बीच में आएगा। तो इसके रिजल्टेंट के लिए हम बात करते हैं, तो इसका रिजल्टेंट आएगा हमेशा इसके बीच में, कुछ इस प्रकार का आएगा। आई होप इतनी बात सुने, थोड़ा सा और बढ़िया दमदार बनाता हूँ इस तरीके से। अरे यार अगर भाई डिजिटल बोर्ड ना बना होता तो हम जैसे टीचरों को क्या होता, जिनकी राइटिंग खतरनाक और हार्ड, तो मतलब कहना ही क्या है ना। चलो आ जाओ, तो ये मैंने आपको बताया। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे मैंने बोला कि ये वाला एंगल कितना है, थीटा है। ये वाला एंगल कितना है, थीटा है। अब सुनना ध्यान से, अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। हाँ अब दिमाग की बत्ती गुल हुई तुम्हारी कि यहाँ पे थीटा, सर यहाँ पे थीटा कैसे बन गया। भाई देखो ध्यान से, अगर तुम ध्यान देखो तो यो गया, यो गया, यो गया, मतलब ये कुछ ऐसा बनाएगा। और जब ऐसा बनता है ना तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, सारे एंगल आपस में बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और इनको बोलते हैं एकांतर अंतः कोण और एकांतर बाह्य कोण। तो अगर ये वाला एंगल थीटा है तो यहाँ वाला एंगल भी क्या होगा, मेरा थीटा होगा। अगर ये वाला एंगल मेरा थीटा है तो यहाँ वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। क्लियर हुआ। डायग्राम पे मैन फोकस करो, कहां, डायग्राम पे। ई आ गया, डेरिवेशन समाप्त। ई नहीं आया, डेरिवेशन पहाड़। इतना समझ लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये। चलो आगे आ जाओ। अब देखो ध्यान से क्या हो रहा है, मैंने बोला कि ये हमारे पास E1 और ये क्या है, E2। तो इनका जो नेट मान होगा उसका मैंने मान लिया E है। क्या है, E है। अब सुनना ध्यान से, इसका नेट मान क्या आ गया, E आ गया है। दो कलर के चल रहा है इसका नेट मान। अरे यार पगले का, देखो तो इसका नेट मान क्या आ गया, E आ गया। हाँ सही है। अब मैं क्या करने वाला हूं, इस विद्युत क्षेत्र का थीटा के सापेक्ष घटक करने वाला हूं। क्या करने वाला हूं, घटक करने वाला हूं। सुनना बाबूजी, घटक को अंग्रेजी में बोलते हैं कंपोनेंट्स। क्या बोलते हैं, कंपोनेंट्स बोलते हैं। COMPONENTS क्या बोलते हैं, कंपोनेंट्स बोलते हैं। अब ये जो कंपोनेंट्स होता है, जो कंपोनेंट्स होता है ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है हमारे पास लंबवत घटक। क्या होता है, लंबवत घटक। और एक होता है हमारे पास क्षैतिज घटक। क्या होता है, क्षैतिज घटक होता है। क्लास 11 की बात है भाई, वेक्टर चैप्टर की। एक होता है लंबवत घटक, एक होता है क्षैतिज घटक। जो लंबवत घटक होता है ना, इसमें हमेशा चलता है साइन थीटा। क्या चलता है, साइन थीटा। जो क्षैतिज घटक होता है ना, इसमें चलता है कॉस थीटा। क्या चलता है, कॉस थीटा। अब सुनना ध्यान से, तो मैं क्या करने वाला हूं, इस एंगल का इसके साथ में घटक करने वाला हूं। जब मैं घटक करूंगा तो एक होगा लंबवत और एक क्या होगा, क्षैतिज। तो एक लंबवत घटक और एक क्षैतिज घटक। लंबवत घटक को साइन थीटा, क्षैतिज घटक में कॉस थीटा। जो जो मैंने बातें आपको बताई है इस क्लास में, मैं मिटा देता हूं बताने की बात, लेकिन आपका काम है कि वीडियो को रोक रोक करके अपनी नोटबुक में उसको उतारना है, तब जाके भाई तुम्हारा बेड़ा धार होगा। और नहीं तो इसे तो ढेर लोगों ने वीडियो देखा और वीडियो आज भी देख रहे होंगे। ठीक है, हाँ तो इसको उतारना है, उतार लीजिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड, इरेज हो जाओ बहुत प्यार से, आराम से। ये यस, इरेज हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि मैं इसका घटक करूंगा, दो घटक आएगा। तो एक हमारे पास लंबवत और एक क्षैतिज। तो सबसे पहले सुनना ध्यान से, तीर कौन सी, ये वाली है। चलो ठीक तीर है। कलर चेंज कर दूं क्या, कलर ले लेता हूं ये वाला, शायद दिखेगा। जब मैं यहाँ पे घटक करूंगा तो एक घटक जाएगा ऊपर और एक घटक जाएगा नीचे। ठीक है, तो एक सेकेंड, मैंने पहले इसका घटक किया, शायद कलर नहीं दिख रहा होगा, रेड ले लेता हूं, रेड। अगर मैं इसको करूंगा तो इसका एक घटक कहां जाएगा, ऊपर। कहां जाएगा, ऊपर। और एक घटक इसका इसी डायरेक्शन में कुछ इस प्रकार से जाएगा। ठीक, चलो सुना ध्यान से। तो बाबूजी जो ऊपर गया ना उसको बोलेंगे लंबवत घटक,
जो इधर गया उसको बोलेंगे क्षैतिज घटक। तो इसको मैंने बोल दिया कि इसका मान कितना है, इसका मान है E1 sin थीटा। कितना मान E1 sin थीटा, क्योंकि ये थीटा है तो थीटा आएगा, E1 का किया E1 का, और लंबवत है तो क्षैतिज, लंबवत है तो लंबवत का मतलब साइन आ जाएगा। इधर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा E1 cos थीटा। क्या हो जाएगा, E1 cos थीटा। अच्छा, अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं अब इस वाले घटक करने वाला हूं E2 का। तो जब मैं E2 घटक करूंगा तो ये कहाँ आएगा, नीचे की ओर। तो ये ऐसे नीचे की ओर आ जाएगा, ये आ जाओ भाई, आ जाओ से प्यार से, ये नीचे की ओर आ गया। ठीक है, अब ध्यान रखना है एक बात को, क्या कि जो मैं ऊपर तीर बना रहा हूं और जो मैं नीचे तीर बना रहा हूं, ये दोनों तीर लगभग बराबर होनी चाहिए, कम ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बताऊंगा अभी क्यों होनी चाहिए। और उसके बाद फिर इसका देखो, ये लंबवत क्षैतिज, तो क्षैतिज उधर जाएगा, तो इसका मतलब इधर एक और आ जाएगा मेरे पास कुछ इस प्रकार से। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो ये वाला है इसका नाम इसका नाम क्या है, इसका नाम है E2 sin थीटा, E2 sin थीटा। और इस वाले का नाम क्या है हमारे पास, E2 cos थीटा, E2 cos थीटा। बाबूजी मैंने कहा दोनों रेखाएं बराबर होनी चाहिए। क्यों बराबर होनी चाहिए, क्योंकि जितना आवेश, अरे भाई मच्छर तुम दोस्ती में क्या करो, दरार डालो क्या, जितना यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ऊपर की ओर, उतना इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की ओर होगा। क्यों होगा, क्योंकि चार्ज का जो साइन है अलग अलग है, बट जो चार्ज की क्वांटिटी वो तो बराबर है ना। मतलब अगर यहाँ पे 1 कूलम प्लस का है तो वहां पे 1 कूलम माइनस का है, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना यहाँ पे, वो दोनों कारण बराबर होगा। हाँ, दिशा समान है, विपरीत है, अलग अलग डायरेक्शन में, वो एक अलग मैटर है, लेकिन जितना इलेक्ट्रिक फील्ड ये बनाएगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड वही बनाएगा, कम ज्यादा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि दूरी दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, समझ में आई मेरी बात। तो मैंने यहाँ पे ये चीजें किया। अब सुनिए ध्यान से, अब मुझे निकालना है प्लस क्यू के कारण यहाँ पे विद्युत की तीव्रता, तो मुझे चाहिए दूरी। क्या चाहिए, दूरी। तो मैं क्या करूंगा, त्रिभुज AOP में, त्रिभुज AOP में जब मैं यहाँ पे आऊंगा तो मैं निकालूंगा कि, चलो एक मिनट, अब ये सब काम नहीं करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले चित्र के बारे में थोड़ा लिख देते हैं, क्योंकि बहुत सारा मटेरियल हो गया ना, तो चित्र के बारे में लिखते हैं। जब हम चित्र के बारे में लिखेंगे तो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले तो यहाँ पे हेडलाइन लेंगे आप बहुत प्यार से, चित्र से। चित्र से, तो चित्र से का मतलब क्या होता है कि चित्र में आपने क्या क्या किया, वही दुनियादारी लफड़ा जो हमने पाल रखा है। क्या कि माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव, माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, आजा भाई, आघूर्ण है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हैं, एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हैं, अल्प दूरी पर रखे हैं। इन्हीं के कारण या इनके कारण निरक्ष पर, इनके कारण निरक्ष, बाबू जी क्या है, निरक्ष, इनके कारण निरक्ष पर स्थित बिंदु, इनके कारण निरक्ष पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस बिंदु P की दूरी, ऐसे लिख दो, आजा भाई, हट जाओ, हाँ, बिंदु P की दूरी R माना, बिंदु P की दूरी R माना। ठीक है, ये बिंदु P की दूरी कितनी है, R है।
मैंने क्या बोला यहाँ पे, फिर से रिपीट करता हूं कि प्लस क्यू मतलब कि ए व बी है ना, तो ए बी एक वैद्युत ध्रुव आघूर्ण है जिसके कारण आर दूरी पर एक बिंदु पी है। उसी बात को मैं अब अलग शब्दों में बोल सकते हो आप, आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिसके कारण हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जो द्विध्रुव आघूर्ण है इसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी, कितनी दूरी, अल्प दूरी, जिसका मान कितना है 2l दूरी पर स्थित है। बस यही है इसमें, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से मेरी बात को, यहां पे मैंने क्या किया, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं अच्छे से आपके लिए। पहले बात तो मैंने द्विध्रुव आघूर्ण लिया, जो कि द्विध्रुव हमारे पास ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहाँ पर एक पॉइंट ए है, यहाँ पर एक पॉइंट बी है, और इन दोनों पॉइंट के कारण हमें क्या करना है, बिंदु पी पे निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जब मैं तीव्रता निकालूंगा तो प्लस क्यू के कारण तीव्रता बाहर की ओर होती है, माइनस क्यू के कारण तीव्रता अंदर की ओर होती है। तो यहाँ पे जो तीर है वो अंदर की ओर है और यहाँ वाला तीर क्यों है, बाहर की ओर। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। दूसरी बात, जब मैं यहाँ पे देख रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक उधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, तो इसका क्या मतलब है, नेट कितना निकलेगा। क्योंकि बाबूजी मुझे अलग अलग नहीं चाहिए, मुझे तो नेट चाहिए कि इस डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इस डाइपोल के कारण बिंदु पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो सुनना ध्यान से मेरी बात को, तो मैंने क्या कर दिया, मैं E1 और E2 तो मैं इसका करूंगा घटक। क्या करूंगा, घटक, क्योंकि जब घटक करेंगे तभी हमें समझाएगा कि नेट मान कहां जा रहा है। तो मैंने इसका कर दिया घटक। तो घटक कितने होते हैं, दो, एक होता है लंबवत और एक होता है क्षैतिज। तो ये वाला E1 का घटक मैंने थीटा के सापेक्ष किया, तो E1 sin थीटा, E1 का घटक थीटा के सापेक्ष किया क्षैतिज में, तो E1 cos थीटा। इसी प्रकार से मैंने E2 का घटक किया थीटा के सापेक्ष, तो एक उधर चला जाएगा E2 cos थीटा और एक इधर आएगा E2 sin थीटा। ये वाला जो मेरे पास घटक है और ये वाला जो मेरे पास घटक, वो दोनों एक दूसरे को काट देंगे। क्यों, क्योंकि दोनों बराबर है परंतु विपरीत दिशा में, दोनों बराबर है परंतु विपरीत दिशा में है, तो दोनों एक दूसरे को काट देंगे। क्यों, क्योंकि जो विद्युत क्षेत्र एक प्रकार की सदिश राशि है। बट यहाँ पे जो E1 cos थीटा है, जो E2 cos थीटा, इसका क्या करना है, तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि दोनों डायरेक्शन एक समान है। तो जब दो वेक्टर की डायरेक्शन सेम होती है तो उन्हें हम लोग ऐड कर देते हैं, और अगर डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो, तो उन्हें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। बट अगर ना तो सेम हो ना अपोजिट हो, अलग अलग डायरेक्शन में हो, तो उनका हम लोग रिजल्टेंट निकालते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे किया। तो रिजल्टेंट कितना है, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा आया, जिसका मान कितना है, E के बराबर है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, चलो। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूं कि प्लस, चलो तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे जो मेरे पास चार्ज है प्लस क्यू, तो इस प्लस क्यू के कारण बिंदु पी के बीच की दूरी, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, त्रिभुज जो मेरे पास है ए ओ पी में, तो मैं यहाँ पे चल के लिखूंगा कि त्रिभुज ए ओ पी में, त्रिभुज ए ओ पी में मुझे क्या करना है, मुझे ये चाहिए कर्ण। भाई ये थीटा, ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, ये क्या बचेगा, कर्ण। तो मैं यहाँ पे cos थीटा का मान निकालूंगा। किसका मान, cos थीटा का मान। जब cos थीटा निकालेंगे तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, जरा बोलिए। एक होता है साइन थीटा, एक होता है कॉस, एक होता है टेन, एक होता है कॉट, एक होता है सेक और एक होता है कॉसेक। तो कॉस को लाल बटे कक्का, तो आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार का मतलब बेस, कर्ण का मतलब हाइपोटेनियस। तो ए आधार, तो आधार कितना है मेरे पास, देखो जरा, आधार कितना है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, ये लंब है, ये आधार है। आधार कितना है, एल है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एल अपॉन में क्या है, कर्ण। तो कर्ण का मान कितना है, भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लंब, एक मिनट बैक। देखो अब यहाँ पे अगर आओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, है ना। cos थीटा बराबर, cos थीटा बराबर क्या, ये निकाल दे क्या, आसान से, बार बार आ जाएंगे, जाना पड़ता है। cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अब आधार मेरे पास कितना है, आधार है एल, आधार कितना है, एल है। एक मिनट पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, इसका मान अभी मुझे बाद में हालांकि आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम, जब दो भुजा का मान पता हो तो तीसरी भुजा का मान निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। मैं यहाँ पे गलती क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, आगे आ जाओ भाई, जो यहाँ पे गलती क्या कर रहा था कि मैं यहाँ पे रख रहा था कर्ण, क्या रख रहा था, कर्ण। बट कर्ण का मान हमको पता नहीं है, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। चलो आ जाओ भाई, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस एक हमारे पास गणितज्ञ थे, तो उन्होंने एक थ्योरम दिया था। क्या दिया था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर, है ना, याद करो,
कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, यही तो होता है ना। अब जरा अगर मैं इसमें आऊंगा तो देखो हमारे पास अगर इससे जाएंगे इस वाले कोण से तो लंब लंब कौन है आर, आधार कौन है एल। तो जरा यहाँ पे देखो लंब का मान क्या हो जाएगा हमारे पास एल हो जाएगा, आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आर। तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया आर लिख दिया, इसका स्क्वायर लगा दो, आधार कितना एल तो एल लिख देंगे, इसका स्क्वायर लगाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा कर्ण का अब स्क्वायर है, अब स्क्वायर उधर भेज दो तो रूट में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास कर्ण बराबर कितना हो जाएगा रूट में आर स्क्वायर और प्लस का एल स्क्वायर। कर्ण का मान कितना आ गया आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। इसका मतलब जो मेरे पास ये वाली डिस्टेंस है इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी रूट में, कितनी आएगी रूट में आएगी। आजा भाई आजो आजो, क्या कर देता हूं मैं बार बार। तो यहां पे आएगा रूट में क्या आएगा, ये आएगा मेरे पास आर स्क्वायर और प्लस का एल स्क्वायर, और यहां पर इसको निकालेंगे तो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। अब दूरी पता हो गई, इस वाले आवेश का यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देंगे, फिर इस वाले आवेश का यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देंगे, बंटाधार हो जाएगा। अब चलो आगे बढ़ते हैं, तो अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूं क्या कि प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब मैंने आपको डेरिवेशन करा रखा है, क्या करा डेरिवेशन में कि अगर हमारे पास एक चार्ज है, देखो यहाँ पे आप इसको नोट करके लिख सकते हो, ठीक है अपने लिए समझदारी के लिए, क्या कि अगर हमारे पास एक चार्ज है एक आवेश है तो एक आवेश के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है E इज इक्वल टू 1 अपॉन का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यही होता है ना। तो यही, तो इसी को मैं यहाँ पे लिखूंगा, इसी सूत्र को यूज करूंगा, बट जो मान हमको दिया गया ना डायग्राम में उसको यूज करूंगा। तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड था प्लस क्यू, क्या मैंने क्या माना E1, तो इसको मैं E1 लिखूंगा, ठीक है। चलो आ जाओ, तो E1 लिखेंगे तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया E1, पेन चेंज कर देते हैं क्या, चलो आ जाओ पेन चेंज कर देते हैं। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा E1, तो E1 बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आवेश, तो क्यों है बीच की दूरी, तो भाई देखो बीच की दूरी कितनी है हमारे पास आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर रूट में, तो यहाँ पर भी क्या आएगा हमारे पास आर स्क्वायर और प्लस का एल स्क्वायर, कहाँ पे आएगा ये रूट में, तो इसको मैं ऐसे रूट में लगा दूंगा, ठीक है। ये किसका मान है हमारे पास E1 का मान है, किसका मान है E1 का मान है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे, पीछे भाई पीछे देखो, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो E1 का मान है E1 cos थीटा और ये कितना E2 cos थीटा, तो अभी इसको पहले E1 निकालेंगे E2 निकालेंगे फिर यहाँ पर इसका क्या रखेंगे मान रख देंगे, तो हमारे पास ये हो जाएगा E1, क्या हो जाएगा E1 हो जाएगा। इसी प्रकार से मैं अगले पे चलता हूं, जैसे मैंने यहाँ पे प्लस क्यू के कारण P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकाला है, सेम इसी प्रकार से माइनस क्यू के कारण P पर क्या निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालो, और भाई बिल्कुल सेम आएगा, क्योंकि देखो जितना डिस्टेंस इसका था उतना डिस्टेंस इसका है, यहाँ पर भी एक ही कूलम आवेश मान लो तो यहाँ पर भी उतना ही आवेश है, तो आवेश क्या है बराबर है, दूरी भी क्या है बराबर है। जब आवेश बराबर है दूरी बराबर है तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो बराबर आएगा। तो यहाँ पर अगर आप लिखेंगे, चलो यहीं पे मैं कर दूं, समझ जाएंगे आप लोग, पेज की बचत कर देते हैं। तो यहाँ मैं क्या लिख रहा हूं कि माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, भाई जितना यहां पे है उतना वहां पे है, अलग अलग नहीं आएगा। तो इसलिए मैं यहां पे भी लिखूंगा E2, क्योंकि माइनस का E2 था, तो E2 बराबर 1 अपॉन का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या हो जाएगा Q अपॉन और रूट में आएगा आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, वहां पर भी आया था और यहां पर भी यही आएगा। तो E1 और E2 दोनों क्या है बराबर है, दोनों क्या है बराबर है। यहां से हम इस चीज को समझ सकते हैं कि E1 और E2 दोनों क्या है बराबर है। अब आ जाओ जरा पीछे आओ, देखो अब मुझे ये बोला जा रहा है कि अगर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, आ जाओ भाई, अगर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए देखो, तो E1 cos थीटा
और E2 cos थीटा, दोनों सेम दिशा में, जब सेम डायरेक्शन में होंगे तो उनकी वैल्यू को आपको जोड़ना पड़ेगा। तो चलो फिर हम लोग इसको ऐड करते हैं फटाक से, आ जाओ इस वाले पेज में। तो मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं निकालूंगा नेट। तो बिंदु P पर नेट वैद्युत क्षेत्र, बिंदु P पर नेट वैद्युत क्षेत्र, तो क्या हो जाएगा, नेट वैद्युत क्षेत्र का नाम क्या है, E। तो E बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, E1 cos थीटा, E1 cos थीटा, और प्लस इसका मान क्या हो जाएगा, E2 cos थीटा हो जाएगा। बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए भैया। आगे आ जाओ। अब आगे मैं क्या कर रहा हूं कि आगे मैंने मान लो लिख दिया यहाँ पे, देखो पहली बात तो अब मैं E1 की वैल्यू लिखूंगा। E1 का मान कितना है हमारे पास, 1 अपॉन का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन रूट में आया था R स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर। एक सेकेंड, जब पीछे चलेंगे तो यहाँ पे जो ये मान आया है ना, देखो हट जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, देखो ये क्या होता है, आर स्क्वायर। तो यहां पर भी आप इसको क्या लगाओगे, इसका क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे। यहां पर भी इसका क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे। तो स्क्वायर से और रूट आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं एक बार लिख दूंगा चलो आपके लिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा, तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया। फिर क्या लिखा, कॉस थीटा, तो मैंने लिख दिया कॉस थीटा लिख दिया, प्लस E2 का मान भी सेम ही आया है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या आएगा, क्यू अपॉन का रूट में R स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर, और ये कहाँ आएगा, रूट में आएगा, मतलब स्क्वायर में। और फिर उसके साथ में क्या आएगा, कॉस थीटा, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, कॉस थीटा लिख दूंगा। अगर आप पूरा देखें तो ये पूरा और ये पूरा क्या है, सेम है। क्या है, सेम। जैसे मैं बोलूं कि A और इसको बोलूं A, तो A क्या हो जाएगा, 2A हो जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पे जो मेरे पास वैल्यू है, इसको अगर आप हल करेंगे तो दोनों का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, देखना ध्यान से, E इज इक्वल टू, देखो पूरा मान करोगे तो 2 आगे आ जाएगा बस, तो हो जाएगा मेरे पास 2 बटे का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, और अपॉन में क्या बचेगा, रूट का। अब रूट हटा दो, ठीक है, अब रूट हटा देंगे क्योंकि इसके ऊपर क्या लगा, स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। जब ये कैंसिल आउट होगा तो यहाँ पे बचेगा R स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर, और ब्रैकेट में अब देखो बाबूजी, पूरा ये वाला पूरा सब चीज चला गया, बचा क्या, कॉस थीटा। क्या बचेगा, कॉस थीटा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कॉस थीटा। अब मैं चाहता हूं कि कॉस थीटा को हटा दो, कॉस थीटा को हटा दो, इसको रास्ते से हटाओ, बहुत परेशान कर रहा है। तो जब रास्ते से हटाना होगा तो मैं उसके लिए आऊंगा इस वाले पेज पे, ठीक है। अब यहाँ पे आके कॉस थीटा का मान निकालो, देखो तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। देखो मैं कहाँ गया हूं, मैं गया हूं त्रिभुज, चाहे दोनों त्रिभुज किसी में जाओ, तो त्रिभुज AOP में, तो त्रिभुज AOP में, तो त्रिभुज AOP में बात करो तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार कितना, L है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि आधार कितना है मेरे पास, L है, बटे कर्ण कितना है, कर्ण है हमारे पास रूट में R स्क्वायर और प्लस का L स्क्वायर। ये किसका मान है, कॉस थीटा का। तो जहां पर कॉस थीटा लिखा हुआ है वहां पर हम इस वाली वैल्यू को पुट कर सकते हैं। चलो आगे आ जाओ। तो यहाँ पे मैं जो कॉस थीटा जो मेरे पास लिखा हुआ है, इसके मान को जब मैं हटाऊंगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारे पास E इज इक्वल टू, देखो इसको 2 से गुणा मार दो इसमें, तो हो जाएगा 1 अपॉन का 4 पाई एप्सिलॉन। तुम बोलोगे सर काट डालो, गधाए हो का तुम, काटना उठना नहीं, उसको भी यूज करना उसको। तो यहाँ पे आ जाएगा 2Q अपॉन का, ये क्या बचा हुआ है, R स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर, यही बचा हुआ है ना। उसके बाद जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, कॉस का मान रखूंगा, तो क्या आएगा, ये आया L अपॉन का रूट में R स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर। यही तो इसका मान मिला भी पीछे, मैंने निकाला उसका। चलो आ जाओ यहाँ पे, हो बड़ा खैतर भाई, डेरिवेशन थोड़ा सा ऐसा सिस्टमेटिक है। अरे बाबुआ अगर इतना सिस्टमेटिक ना होगा तो फिर नंबर कहेगा 5 देगा भैया, तुमको 5 नंबर लेना है ना, तो थोड़ा सा तो मेहनत करनी पड़ी, करो मेहनत तुमसे करवाएगा। हाँ भाई, पेज हो जाएगी नहीं है, अभी एक पेज हमारे पास बहुत बढ़िया फ्रेश बचा हुआ है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं कि यहाँ पे अब इसको थोड़ा सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो मैं जो बटे में लिखा है और जो यहाँ लिखा है, इसका मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई। क्या करूंगा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा
E इज इक्वल टू, देखो ध्यान से, 1/4πε0, तो यहाँ पे आएगा 1 का 4πε0 इंटू 2q, और इस L का इसमें गुणा मार दो तो हो जाएगा 2qL। क्या हो जाएगा? 2qL। और अब देखो ध्यान से, ये लिखा है r² प्लस का L², और ये लिखा है हमारे पास r² प्लस का L², बेटा रूट में लिखा है। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, देखो ध्यान से, यहाँ पे करके तुमको दिखा देता हूँ थोड़ा सा ना। देखो इस वाली चीज को मैंने यहाँ पे क्या किया, सॉल्व किया है। ठीक है, देखो ध्यान से, यहाँ पे अब अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है r² प्लस का L² एक ब्रैकेट में, और रूट में लिखा हुआ है r² प्लस का L², और इसको मैंने एक ब्रैकेट में लिख दिया। अब सुना ध्यान से, ब्रैकेट का मतलब गुणा, तो इसका मतलब यहाँ वाले पद को और यहाँ वाले पद को गुणा करना है, तो यहाँ तो इसको और इसको दोनों क्या करना है, गुणा। रूट का मतलब होता है 1/2, रूट का मतलब 1/2, तो अगर मैं इसकी घात बोलूं तो इसका मतलब लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, r² प्लस का L²। अगर मैं घात लिखूं तो मैं एक लिख दूं, कोई दिक्कत? तो घात में आप एक लिख सकते हो पावर में, और अगर मैं इसकी पावर लिखूंगा तो ये हमारे पास आएगा r² प्लस L² की पावर 1/2, क्योंकि रूट लगा ना, तो रूट का मतलब पावर में 1/2 होता है। अब देखो गुणे में घातें जुड़ती हैं, बट उसका जो मतलब वैल्यू सेम होनी चाहिए। देखो r² प्लस L² सेम है, r² प्लस L² सेम है। जब दोनों को आप गुणा मारोगे तो गुणे में घातें जुड़ती हैं, तो 2 1 कम 2, 2 1 3, तो 3/2, तो कुल मिल, अरे भिन्न के तरीके 1 + 1/2, तो 2 1 कम 2, 2 1 3/2, तो यहाँ पे मेरे पास आएगा r² प्लस का L² की पावर क्या आएगी, 3/2 आएगी, 3/2 आएगी, समझे? तो जहां पे ई लिखा है ना, पूरा इतना इतना यहाँ से लेके इकाई से पूरा 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 महाभारत का, इसको जब तुम सॉल्व करोगे, एल को हटा दो भाई, एल को मैंने फालतू ही लिख दिया। इस वाली जो पूरी टर्म को तुम सॉल्व करोगे, इस वाली पूरी टर्म को, इसका मान इतना आएगा, तो इसके मान को मैं डायरेक्ट वहां लिख दूं, या तो बता दी ना कैसे है, वहां मैं लिख रहा हूं डायरेक्ट। जब मैं इसको लिखूंगा तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि r² प्लस का L² की पावर क्या हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी। अब देखो ध्यान से, वही चीज है क्या, कि जो L का मान है वो बहुत छोटा है, L का मान क्या, बहुत छोटा है। किससे छोटा है, R से, इसलिए L बराबर क्या हो जाएगा, 0। L बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे L का मान क्या रखो, 0 रखो। जब L का मान 0 रखोगे तो E बराबर 1/4πε0 इंटू, देखो 2 कुछ के साथ दे दो तो हो जाएगा Q इंटू 2L, Q इंटू 2L, और बट्टे में L का मान 0 कर दो तो ये हो जाएगा हमारे पास r² प्लस का 0, और उसकी पावर क्या हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी। अब देखो इसको जरा तोड़ो तो ये हो जाएगा मेरे पास E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q इंटू 2L का मतलब क्या होता है, P होता है, अपॉन में क्या है, r², इसको करोगे तो हो जाएगा r² गुणे, तो ये टूटेगा तो हो जाएगा r², और इसका इसमें क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा गुणे 3/2, तो इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब आगे वाले पेज पे चलते हैं। जब यहाँ पे कट जाएगा तो यहाँ पे मेरे पास आएगा E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्या आया था, P, तो ये हो जाएगा हमारे पास P, आ जाओ भाई, P अपॉन का क्या बचेगा, r³ बचेगा, और यही आपका क्या है, डेरिवेशन है, बेसन नहीं डेरिवेशन है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और जो डिस्टेंस होती है वो इसमें भी क्या बता रहा है कि उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब कि उसका उल्टा, अगर दूरी बढ़ेगी तो चाहे आप अच्छी स्थिति में हो चाहे आप निरक्षी स्थिति में हो, दोनों स्थितियों में जो विद्युत क्षेत्र का मान होगा वो कम हो जाएगा, उसका मान घट जाएगा। तो ये हमारे पास आता है। ठीक है, समझ में आया मेरी बतिया, नहीं समझ में आ रही है, दोनों क्या है, सेम टू सेम है। ठीक, तो ये हमारे पास क्या डेरिवेशन है। फटाफट रिवीजन करा देगा। देखो सबसे पहले हमने एक डाइपोल लिया, उसके कारण बिंदु P लिया, यहां से दूरी माना r, मतलब यहां से दूरी r है, इसकी दूरी को L कर दिया, और उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय लगा के इसका मान निकाल लिया। जितनी दूरी होगी उतनी दूरी ये भी, क्योंकि दोनों से डिस्टेंस क्या है, बराबर है। उसके बाद क्या किया, यहाँ बिंदु P पे क्या निकाला, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर, माइनस क्यू का विद्युत क्षेत्र अंदर की ओर, और उसके बाद जो थीटा थीटा होगा उसके बेस पे घटक करेंगे, उसका घटक क्या हो जाएगा, E1 cos थीटा ऊपर E2 sin थीटा नीचे, और E1 sin थीटा ऊपर E2 sin थीटा नीचे, और इधर E1 cos थीटा E2 cos थीटा, दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए दोनों क्या कर दिया, जोड़ दिया। और जब जोड़ेंगे तो इनका जब E1 का मान निकाला, E2 का मान निकाला, उसके बाद क्या कर जोड़ दिया। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि बिंदु P पर नेट विद्युत क्षेत्र, तो E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। जो एग्जामिनर होगा ना उसकी नजर सबसे पहले इसी पे जाएगी कि इसने बच्चे ने जोड़ा या घटाया है, तो इसमें हमेशा क्या करना है, जोड़ना है, क्योंकि डायरेक्शन हमेशा सेम आएगी, हमेशा हमेशा तो सेम आएगी। तो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, सबकी वैल्यू पुट किया, मान निकाला, सॉल्व कर दिया काट पेट के, और बाद में हमारे पास क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो मैं बहुत प्राउडली यहाँ पे लिख सकता हूं क्या, प्रूव्ड, ना लिखूं क्या, चलो हिंदी मीडियम है ना, तो हिंदी में लिखते हैं, क्या लिखते हैं हिंदी में हम लोग, इति सिद्धम, इति सिद्धम ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं हेंस प्रूव्ड इसको। तो मजेदार हुआ होगा टॉपिक। तो अगर आपको चाहिए नोट्स तो आपको जाना पड़ेगा, पीडीएफ नोट चाहिए, हैंडरिटन नोट चाहिए, या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज चाहिए, तो बाबू जी उसके लिए आपको जाना पड़ेगा टेलीग्राम, पता नहीं कितने ग्राम का है, और इस पे जाके आपको सर्च करना है कैरियर एकेडमी कुंडा, वहां पे आप जुड़िए और अपनी नोट्स को कंप्लीट करो, और पढ़ाई को ऐसे मस्त तरीके से डेली। कितने घंटे क्लास होती है मेरी, लगभग 40 मिनट औसतन, अगर मैं बात करूं 30 मिनट 35 मिनट 40 मिनट ऐसे, एक दिन में 40 मिनट मान लो मैंने आपसे क्लास में ले लिया, 20 मिनट लगेगा, आप इसको रिवीजन करिए, उसके बाद 10-15 मिनट और निकाल के जो मैंने कल पढ़ाया था उसको रिवीजन करो, है कि नहीं। और आपके पास तो सीरीज भी है, जो मैंने 100 टॉपिक लिखे हैं उसमें से अगला टॉपिक क्या पढ़ाऊंगा उसको थोड़ा सा माइंड मैप करके आओ, थोड़ा पढ़ के आओ, फिर देखो कितना मजा आता है पढ़ाई में, है कि नहीं। और भाई तुम 12 की फिजिक्स पढ़ रहे हो, समझ लो, तो इसलिए थोड़ा सा फोकस तो देना पड़ेगा आपको, है कि नहीं। अगर अब आपने फोकस नहीं किया तो दोबारा आपके पास समय मिलेगा नहीं। याद रखिएगा, डेली आपको कितने बजे आना है, डेली आपको आना 7 बजे, कितने बजे, 7 बजे आना है लाइव। कहां पे आना है, यहाँ पे आना है कैरियर एकेडमी कुंडा पे। मैं आपको डेली 7 बजे यहाँ पे मस्त तरीके से पढ़ाता हुआ मिलूंगा। अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहे तो चला जाए फिर। हाँ, और तो कोई जानकारी मान लो है नहीं तो ये जानकारी, हाँ तो ठीक है, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। फिर से बोल रहा हूं, चुप्पे से आके पीछे से आपको डेली कमेंट करना है, अच्छा अच्छा वाला, सुन रहे हो कि नहीं, इधर हेलो इधर, हाँ सुनो, कमेंट करना है, और बढ़िया सा कुछ क्लास में जो भी आपने पढ़ा है उसमें से कोई एक परिभाषा, कोई भी एक मात्रा, कुछ भी डायमेंशन, कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अपना ख्याल रखे बाबू लोग, पढ़ाई करते रहो। जय हिंद, जय हिंद की सेना।